नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बाल विकास में आज मनोलैंगिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के ऊपर मनोलैंगिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा की और आज मनोलैंगिक सिद्धांत के बाद नया सिद्धांत हम जो लेने जा रहे हैं वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। कल हमने मनोलैंगिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा की। आज हम जो सिद्धांत लेने जा रहे हैं वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि नैतिक विकास, कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है, कब होता है और किस प्रक्रिया से होता है, तो उसके ऊपर इस सिद्धांत में हम चर्चा करेंगे। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। किन्होंने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने दिया था। जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग साहब का मानना है कि नैतिक विकास जो होता है वो बच्चे के सही गलत और उचित अनुचित में सही का प्रयोग करना ही नैतिकता का विकास होता है। यानी कि जो बालक सही और गलत, उचित और अनुचित में अंतर करना समझ जाए तो समझ लेना उस बच्चे में नैतिकता का विकास हो गया। क्या कहा? कि जो बालक सही और गलत में अंतर करना, सही और गलत में अंतर करना तथा उचित और अनुचित में अंतर करना समझ जाए, उचित और अनुचित में अंतर करना समझ जाए, तो उस बालक में नैतिकता का विकास हो जाता है। यानी जिसने सही और गलत में और उचित और अनुचित में अंतर करना शुरू कर दिया तो उस बालक में नैतिकता का विकास हो जाता है। नैतिकता विकास के लिए हमें बालक के तर्क और चिंतन का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। किसका? तर्क और चिंतन का। तर्क और चिंतन का अध्ययन करने पर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि बालक में नैतिकता का विकास कितना हुआ है या नहीं हुआ। यानी जो बालक तर्क और चिंतन कर सकेगा, नैतिकता का विकास उसी बालक में होगा। यानी कि जो तर्क और चिंतन नहीं कर सकता, उस बालक में नैतिकता का विकास होना थोड़ा असंभव है, क्योंकि नैतिकता तर्क और चिंतन पर ही आधारित है। तो इसलिए हम किसी भी बालक की यदि नैतिकता का अध्ययन करते हैं तो उस नैतिकता के अध्ययन से पहले हमें उस बालक के तर्क और चिंतन का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें बालक पर किसका अध्ययन करना पड़ेगा? तर्क और चिंतन का। उसका अध्ययन करने के बाद ही हम बालक पर नैतिकता का अध्ययन कर सकते हैं। तो नैतिक विकास में यानी नैतिकता के अध्ययन में जो सबसे मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो होता है तर्क और चिंतन बालक का। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत में 3 स्तर बताए और उन 3 स्तरों की 6 अवस्थाएं बताई। क्या बताया? 3 स्तर, और उन 3 स्तरों की 6 अवस्थाओं में बांटा उन स्तरों को। यानी उम्र के आधार पर तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसको 3 स्तरों में डिवाइड किया। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। और इन 3 स्तरों को भी उन्होंने 6 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया, जिससे इस नैतिक विकास को हम टुकड़ों के रूप में आसानी से समझ सकें कि बालक में नैतिकता का विकास किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम इनके स्तर लेते हैं और उन्हीं स्तरों में इन अवस्थाओं के ऊपर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो स्तर आता है वो आता है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत, या फिर हम इसको लेते हैं प्री कन्वेंशनल। यानी इसके 3 नाम दिए गए हैं। प्री कन्वेंशनल पहला जो स्तर था उसका नाम था पूर्व परंपरागत स्तर, या फिर इसको दूसरा नाम दे सकते हैं पूर्व रूढ़िगत स्तर या फिर प्री कन्वेंशनल स्तर। इस स्तर में बालक की जो उम्र होती है वो 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है।
यानी कि ये जो हमारा स्तर होता है इसमें 4 वर्ष से लेकर और 10 वर्ष तक के बालकों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उन बालकों पर नैतिकता के विकास के ऊपर हम अनुसंधान करते हैं कि इस उम्र के बालकों में नैतिकता किस प्रकार की पाई जाती है, किस प्रकार से उन बालकों में हम नैतिकता का विकास कर सकते हैं। तो जो प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें जो बालक की नैतिकता का विकास है, बालक की जो नैतिकता का विकास है, नैतिकता का विकास वो भारी वातावरण में, जो भारी वातावरण होता है उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं उनके परिणाम पर निर्भर करता है। यानी भारी घटनाओं के परिणाम पर निर्भर करता है कि बालक का विकास कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। भारी घटनाओं के परिणाम पर निर्भर करती है। यानी जो बालक के नैतिकता का विकास होगा पूर्व परंपरागत स्तर में, वो सबसे ज्यादा निर्भर किस पे करता है कि हमारे आसपास के वातावरण में जो घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं से हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो बालक उन परिणामों के आधार पर अपने आप में बदलाव करता है, अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करता है। तो उन्हीं परिणामों के आधार पर बालक में किसका विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है। अब इस अवस्था को यानी कि जो ये स्तर है इसको दो अवस्थाओं में हमने डिवाइड किया है। जो हमारा पूर्व परंपरागत स्तर है इसको दो अवस्थाओं में हमने डिवाइड किया। जो इसकी पहली अवस्था है वो है दंड या पुरस्कार की अवस्था। कौन सी? दंड या पुरस्कार की अवस्था, पुरस्कार की अवस्था। और दूसरी अवस्था होती है वो होती है अहंकार की अवस्था। इसकी अहंकार की अवस्था, यानी इस स्तर में दो अवस्थाएं बताएगी। पहली तो दंड की अवस्था और दूसरी अहंकार की अवस्था। जो दंड या पुरस्कार की अवस्था होती है वो नैतिकता की सबसे निम्न अवस्था होती है। किसकी? नैतिकता की सबसे निम्न अवस्था है। कौन सी अवस्था? दंड या पुरस्कार की जो अवस्था होगी नैतिकता की सबसे निम्न अवस्था होगी, सबसे निम्न अवस्था होती है। अब ये देखिए कि दंड और पुरस्कार की अवस्था होती क्या है। तो बालक जैसे कोई कार्य करता है या किसी के अनुसार अपना व्यवहार करता है, तो बालक को उस व्यवहार या कार्य करते समय यदि पुरस्कार दे दिया जाता है, क्या बालक को उस कार्य के करते समय यदि पुरस्कार दे दिया जाए तो बालक प्रोत्साहित होकर उस कार्य को अधिक जोश से करता है, उसमें अधिक रुचि लगाकर कार्य करता है। ये तो हो जाती है पुरस्कार की अवस्था। और यदि बालक को कोई कार्य करते समय यदि हम डांट दें, पीट दें, तो बालक का मनोबल बहुत ज्यादा गिर जाता है और उस कार्य में वो रुचि नहीं लेता, या तो बीच में छोड़ देगा या फिर आगे उस कार्य को वो नहीं करेगा। यानी कि बालक को हम पुरस्कार दें तो उसका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है और वो अधिक जोश के साथ और रुचि के साथ उस कार्य को करेगा। और यदि बालक को हम दंड देते हैं तो बालक उस कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेगा। तो ये तो थी पहली अवस्था, दंड या पुरस्कार की अवस्था। दूसरी जो अवस्था आती है अहंकार की अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है ये अदला या बदली पर आधारित हो, यानी अदला बदली पर आधारित अवस्था है। किस पर? अदला बदली पर आधारित अवस्था। इसमें होता क्या है, यदि बालक के पास जैसे कोई वस्तु है तो यदि हम उस बालक से वो वस्तु ले तो बालक हमें नहीं देगा। यानी हम जैसे किसी बड़े व्यक्ति से बात करें और वो नहीं देता तो हम क्या कहेंगे, बड़ा अहंकार है इसके पास जो अपने सामान पर इतना कर रहा है। तो वो ही अहंकार बालक में होता है, लेकिन बालक को पता नहीं होता कि उसके अंदर ये अहंकार है। बालक के पास कोई वस्तु है, हम उससे मांगते हैं तो वो हमें वस्तु नहीं देता है। हाँ, यदि हम बालक को उसके बदले में दूसरी वस्तु दे, कहें कि ये तू ले ले और तेरे पास है जो हमें दे दे, तो बालक अदला बदली जरूर कर लेता है, लेकिन यदि उससे मांगेंगे तो वो नहीं देगा। तो इसी प्रकार इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अहंकार की अवस्था। तो इसी कारण से कहा गया अदला या बदली की अवस्था। तो ये था पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर, और इसकी दो अवस्थाएं दंड या पुरस्कार और दूसरी अहंकार की अवस्था। अब जो इसका दूसरा स्तर आता है वो आता है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत या कन्वेंशनल स्तर। कौन सा? परंपरागत, रूढ़िगत या कन्वेंशनल स्तर। यानी इससे पूर्व शब्द हटा दिया गया। दूसरा जो स्तर था वो था परंपरागत, रूढ़िगत या कन्वेंशनल स्तर।
इसकी जो उम्र थी ये 10 वर्ष से और 13 वर्ष तक के बालकों के लिए लागू किया गया। कितने वर्ष के? 10 वर्ष से लेकर और 13 वर्ष तक के बालकों पर इसे हमने क्या किया? इस अवस्था को हमने लागू किया। और इस स्तर में जो बालक के नैतिकता का विकास है वो अपने समाज से प्रभावित होता है। यानी कि परंपरागत स्तर यानी 10 से 13 वर्ष के बालकों की जो नैतिकता का विकास है वो अपने समाज के देखकर प्रभावित होती है। यानी कि जो नैतिकता है वो समाज से प्रभावित होती है। समाज का जैसा व्यवहार होगा बालक का भी व्यवहार उसी प्रकार बदलेगा और इसी कारण इस स्तर में बालक की जो नैतिकता का विकास होगा वो अपने समाज के आधार पर उसकी नैतिकता का विकास होगा। तो इस स्तर को भी कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था। किसकी अवस्था है? प्रशंसा की अवस्था। और दूसरी है सामाजिक अनुबंध की अवस्था। किसकी? सामाजिक अनुबंध की अवस्था। सामाजिक अनुबंध की अवस्था यानी 2 अवस्थाएं इसमें बताई गई। पहली प्रशंसा की अवस्था और दूसरी सामाजिक अनुबंध की अवस्था। तो जो प्रशंसा की अवस्था होती है इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो हमेशा वो ये चाहता है कि उसे समाज से हमेशा बड़ाई मिले, यानी तारीफें मिले, प्रशंसा मिले, कोई बुराई ना मिले। यानी कि हमेशा जो बालक होता है या तो अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है। यानी कि हमेशा ही वो सिर्फ केवल अपनी तारीफ सुनना चाहेगा ना कि बुराई। इसलिए ही इस अवस्था को क्या कहा गया? प्रशंसा की अवस्था। यानी कि अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में लड़की बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमेशा वो अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। वो ऐसे ही कार्य करते हैं समाज के सामने कि जिससे उन्हें प्रशंसा मिले सभी लोगों के सामने। तो इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा गया? प्रशंसा की अवस्था कहा गया। दूसरा है सामाजिक अनुबंध। तो बालक अपने कानून में, सामाजिक अनुबंध का मतलब वो समाज के साथ हमेशा बंधा रहना चाहता है। और बंधे रहने का मतलब है कि समाज के जितने भी कानून हैं उन पर वो अटूट विश्वास करेगा। यानी उसके साथ बंधा रहना चाहेगा तो उन कानूनों का वो अटूट विश्वास करेगा और उन्हें तोड़ने का वो कभी भी प्रयास नहीं करेगा। यानी कि सामाजिक कानूनों पर अटूट विश्वास करता है। सामाजिक कानूनों पर अटूट विश्वास करता है। अटूट विश्वास करता है। यानी कि बालक अपने समाज द्वारा बनाए हुए कानून पर पूर्णता विश्वास करेगा और उन्हें वो तोड़ने का कभी भी प्रयास नहीं करेगा। इसे क्या कहा गया? सामाजिक अनुबंध की अवस्था। यानी वो अपने समाज से हमेशा ही बंधा रहना चाहता है। ये था इसका दूसरा स्तर। अगला जो तीसरा स्तर आता है इसका वो आता है पश्च परंपरागत, पश्च रूढ़िगत या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। यानी जो तीसरा स्तर है वो पश्च परंपरागत स्तर या फिर पश्च रूढ़िगत स्तर या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। और इसमें जो बालकों की उम्र होती है वो 13 वर्ष से अधिक होती है। यानी 13 वर्ष से अधिक उम्र के बालक हम इसमें शामिल कर। जो ये स्तर होता है इसमें बालकों की जो नैतिकता का विकास है, बालकों की जो नैतिकता का विकास है वो बालक के विवेक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बालक के विवेक पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? बालक पर, बालक के विवेक पर। यानी कि बालक का विवेक किस प्रकार कार्य कर रहा है, यानी बालक के सामने कैसी परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को देखकर बालक किस प्रकार से अपना व्यवहार बदल रहा है,
उसी प्रकार बालक की क्या होगा, नैतिकता का विकास होगा। तो इसमें भी इसको दो अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली जो अवस्था है वो है सामाजिक समझौतों की अवस्था। किसकी? सामाजिक समझौतों की अवस्था। सामाजिक समझौतों की अवस्था, सामाजिक समझौतों। और दूसरी है वो है विवेक की अवस्था। किसकी? विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था। तो इन दो स्तरों में पहले हम लेते हैं सामाजिक समझौतों की अवस्था। तो जो सामाजिक समझौते होते हैं इसमें बालक उन कानूनों में बदलाव चाहता है। समाज के साथ समझौता कर, यानी समाज के साथ बालक एक समझौता करना चाहता है कि ये कानून है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। यानी समाज के साथ ऐसे समझौते स्थापित करता है कि केवल वो समाज के लोगों के लिए अच्छाई के कार्य करे, ऐसा कोई कार्य ना हो जिसका समाज के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़े। तो इस उम्र में बालक समाज में के कानून में बदलाव चाहता है, और वो बदलाव केवल उन कानूनों में या उन कार्यों में चाहता है जिससे समाज के लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। यानी कि उन कानूनों में वो बदलाव चाहता है, उन कानूनों में वह बदलाव चाहता है जिनसे वह बदलाव चाहता है जिनसे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिनसे यानी कि समाज के लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता हो, उन कानूनों में बालक बदलाव चाहता है। केवल किन कानूनों में? जिन कानूनों से या कार्यों से समाज के लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है उनमें बालक क्या चाहता है? बदलाव चाहता है कि इन कानूनों को या कार्यों को बदला। दूसरा जो इसका आता है विवेक की अवस्था, जो कि नैतिकता के विकास का सबसे उच्चतम स्तर होता है। सबसे उच्चतम स्तर है या उच्चतम अवस्था है। कौन सी? विवेक की अवस्था। इसमें बालक अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। किसमें? छठी जो अवस्था है सबसे उच्च अवस्था। इसमें बालक के सामने एक तो कानून के आधार पर निर्णय और एक अंतर आत्मा के आधार पर निर्णय। बालक दो स्तरों पे पेच फंस जाता है कि बालक कानून के आधार पर निर्णय करे या फिर अपनी अंतर आत्मा की सुने। तो बालक इस अवस्था में आकर, किसमें? विवेक की अवस्था में आकर कानून को दरकिनार करता है और अपने अंतरात्मा की सुनता है। यानी उसकी अंतरात्मा जिसकी सपोर्ट करती है, कि उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि ये कार्य सही है, तो बालक उसी ही कार्य को करेगा। उस समय उसको कानून को तोड़ने का या कानून का कोई डर नहीं लगता है। वो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनता है। किसकी सुनता है? अपनी अंतर आत्मा की सुनता है कि उसकी अंतरात्मा किसकी गवाही दे रही है, उसके आधार पर बालक कार्य करता है। कि जैसे देखो, एक बालक तैयारी करता है और एक बालक को यदि कोई कह दे कि तू इतने रुपए दे दे, मैं तुझे इस नौकरी में लगवा दूंगा, तो बालक उस समय कानून का डर भूल जाता है, वो ये सोचता है कि मेरी नौकरी लग जाएगी। यानी अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है कि अपनी नौकरी लग जाएगी, रुपए दे देंगे। तो कानून को दरकिनार कर रहा है, यानी कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और अपनी अंतरात्मा की केवल खुद के स्वार्थ के लिए सुन रहा है। यानी कि वो केवल अपनी अंतरात्मा की सुनता है, कानून के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लेता है। तो ये अवस्था थी विवेक की अवस्था। तो आज हमने नैतिकता के विकास के सिद्धांत पर चर्चा की। इसके 3 स्तर और 6 अवस्थाएं लॉरेंस होलबर्ग ने बताई, और ये पूरी तरह ये विकास है नैतिकता का विकास, जो हमारे विवेक पर निर्भर करता है, और जो हमारा विवेक है तर्क और चिंतन पर आधारित होता है। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।